बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, कौमी असम्बली तहलील हो गई है और इसके साथ ही वफाकी काबीना भी तहलील हो गई है। कल रात हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजी, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और कौमी असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं राजा रियाज साहब के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकरीरी के हवाले से पहली बाज़ाब्ता मुलाकात भी हो गई। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से नाम तजवीज़ किए गए। इसके बाद ये भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज साहब ने कहा कि कल अब दोबारा मुलाकात होगी। और मैं अभी सुन रहा था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद यही है कि 3 दिन का वक्त मिलता है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ऐवान को कौमी असम्बली की तहलील के बाद कि वो आपस में अगर नामों पर उनका इत्तेफाक का इजहार कर लिया जाए निगरान वज़ीर आज़म के, तो मामला तय पा जाता है। वगरना फिर पार्लिमानी कमेटी और वहाँ पर अगर तय ना पाए तो फिर इलेक्शन कमीशन में जाता है और फिर इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस अज़म का इजहार किया कि ये मामला खुश असलूबी से तय पा जाएगा। एक तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी तरफ अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट दी इंटरसेप्ट पे अमरीकी साइफर का मुबैना मतन मंजरेआम पर आया है और इस हवाले से एक दफ़ा फिर अमरीकी साइफर के हवाले से जो एक बहस है वो मीडिया हलकों में दोबारा से छिड़ गई है। हक़ाइक़ क्या हैं? अगरचे अमरीकी महकमा ख़ारजा ने ये जो इंटरसेप्ट की स्टोरी है इस हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा फिर दोहराया कि अमरीका का इस साजिश, इस हवाले से जो इल्ज़ामात है साजिश के, कोई ताल्लुक़ नहीं और ये झूठ है। हक़ाइक़ क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू का तारुफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया। स्काइप पे हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं सलमान गनी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। सलमान गनी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमें दीगर मौजूद मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। वसीम अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, वी न्यूज़ से आपका ताल्लुक़ है और वी न्यूज़ ने भी आज जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया, उनको भी फॉर्म में वेलकम करते हैं। आमिर इलियास राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर, सबसे पहले तो बताइएगा, निगरान वज़ीर आज़म, हुकूमत तो ख़त्म हो गई, कल कैबिनेट भी तहलील हो गई और कौमी असम्बली भी। अब अगला मरला जो सबसे क्रूशल मरला है वो निगरान वज़ीर आज़म का है। काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है वो बहस मुबाहिसे हो रहे हैं और मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, आपके पास क्या खबर है? क्योंकि बहुत से नाम जो है वो ज़ेरे गर्दिश हैं। अब तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का नाम भी जो है वो मीडिया में चल रहा है। क्या कहेंगे आमिर इलियास साहब? बहुत शुक्रिया। हमने कल दिया था नाम सादिक संजरानी साहब का भी, मोहम्मद मियां सुमरो का भी, जो पहले भी रहे हैं निगरान वजीर आजम और वो उस वक्त चेयरमैन सेनेट थे। इस लिहाज से सादिक संजरानी छोटा सूबा और दूसरा छोटा सूबा फिर सिंध है, तो ये तो चलता रहेगा नाम शाम का। आज मैं प्राइम मिनिस्टर से खुद भी मिला था अच्छा। और मेरी अपनी भी डिस्कशन हुई उनके साथ। देखिए, मैं आप उसको छोड़ते हुए ये बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता दिनों में 2 दफा कहा कि मैं 14 अगस्त को जाऊंगा। असम्बली की बात वो 9 अगस्त की कर रहे थे मुसलसल, और अपने खुदा हाफिज करने को वो 14 अगस्त कह रहे थे। तो फिर अगर वो 14 अगस्त वाली बात पे कायम है तो 3 दिन ये भी गुजरेंगे और फिर पार्लिमानी पार्टी में जाके अनाउंस हो सकता है और इलेक्शन कमीशन का। लेकिन ये सब मिला जुला, जिसको कहते हैं ना कि आपस में मिल के ही करेंगे, कोई लड़ाई के बगैर होगा। लेकिन आईनी तौर पे ये मौजूद है। देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो एडवाइस गई 11:50 के करीब, जी। वो ऐवान सदर में दर्ज हुई R&I में। और हम कल से ये कह रहे थे कि सदर साहब कोई टाइम ना भी लें तो उनकी मर्जी है और 48 घंटे तो हैं उनके पास, और वो इलेक्ट्रॉनिकली इस बात को अप्रूव करेंगे। और उन्होंने वही किया कि समरी आई, व्हाट्सएप पहुंचा और वहां से एडवाइस सदर साहब ने गवर्नर हाउस से जारी कर दी, ताकि एक दिन भी इजाफी इस गवर्नमेंट को ना मिले, यानी जो जिसने उनके चेयरमैन को इस हाल में पहुंचाया। उनका ख्याल ये है सदर साहब का, तो वो उन्होंने एक, ताकि जो मुशावरत का अमल आज, जिसको हम आज पहला दिन कह रहे हैं, वो कल होता अगर वो आज की तारीख में असम्बली तोड़ते, लेकिन उन्होंने कल की तारीख में ही तोड़ी। तो ये मुशावरत का अमल आपके और मेरे सामने हो गया। चूंकि आपको पता है कि एक दफा उन्होंने शिकवा भी किया था कि आप तो मुझे पहचानते भी नहीं, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बकायदा जाके कह भी दिया कि पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया, तो उन्होंने भी बता दिया कि भाई हम पहचानते हैं एक दूसरे को। और उन्होंने कहा था कि मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ आईनी हुज्जत और एहतमाम हो रहा है और जरूरत पूरी हो रही है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी कोई। सादिक संजरानी सबके लिए काबिल कबूल है। आप देखें कि वो अपोजिशन में थे, जी। तो उन्होंने
मतलब अपोजिशन जो थी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, वो 66 अरकान पे मुश्तमिल थी। और जब वोट डले तो आपको और हमें पता है मरहूम आसिल बदिंजो ने क्या जवाब दिया था कि फैज को जानते हैं ना आप, जी जी बिल्कुल। तो वो फैज आम पाया उन्होंने। हम्म। और अब इसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई है तो सादिक संजरानी इनके भी लाडले हैं, क्योंकि वो सबके साथ मुरंजम शख्सियत हैं, लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं। और इनके साथ भी उन्होंने चलाया, खान साहब के साथ भी चलाया। खान साहब भी नहीं मानते थे, लेकिन जरदारी साहब और वो दोनों भी पहली दफा में मान गए थे उनके साथ। तो ऐसे में एक ऐसा ऐसा शख्स जो कायम मकाम सदर के ओहदे पे भी बड़ी देर काम करते हुए गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ, सबके साथ चले हैं, तो रीने क्यास है, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, मोहम्मद मियां सुमरो, वो पहले भी सर्व कर चुके हैं। मतलब अब हम और आप इस पे बात ही कर सकते हैं ना, क्योंकि नाम अगर मैं ये कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर को भी अगर अभी नहीं मिले होंगे तो वो क्या हम कर सकते हैं बात, क्योंकि वो तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और फिर आर्मी चीफ हैं, इन सब की दायरा मुल्क चलाना है और आपको टफ तरीन फैसले करने हैं। तो ये आप आइसोलेशन में या जिद में नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब बार बार कह भी रहे हैं, और जाहिर है उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं जिससे अवाम ना खुश हुए हैं। जी मेरे और आपकी जेब से पैसे निकले हैं, एग्जैक्टली। महंगाई आई है, तो कौन कहेगा कि ये बहुत अच्छी हुकूमत थी? कोई भी नहीं कह सकता। हम्म। तो रे ऑफ होप तो उनके लिए भी वही है कि जी नवाज शरीफ आ जाएं। वो सितंबर के मिड में उनका प्लान बना हुआ है कि इधर बंदयाल साहब की रुखसती होगी और उधर वो शायद लैंड कर जाएंगे। मामला तो इसी तरह चल रहे हैं अच्छा। और वो देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि नाम तो बहरहाल उधर से ही आना है। जैसे आर्मी चीफ का नाम उनकी तरफ से फाइनल था और फिर धमकियां लगी और फिर नाम लगे तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को अपने पास बुला के बिठा लिया। और उसके बाद जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कोरोना कर लिया, ताकि मुलाकातें बंद हो जाएं और फैसला फाइनल हो जाए और जनरल आसिम मुनीर साहब तशरीफ ले आए, जो ठीक। उन्होंने तय किया था कि सीनियर अच्छा। मोस्ट को लगाया जाए बजाय दाएं बाएं जाने के। तो अब आज और आप और हम जो जिस पे बहस कर रहे हैं वो यही है कि निगरान वजीर आजम, मुझे तो लग रहा है कि 14 अगस्त वाले दिन ही शायद अनाउंस होगा। अच्छा, लेकिन उसमें आपने जैसे कहा कि 14 अगस्त के दिन अनाउंस होगा, फिर ये जो 3 दिन की मुशावरत है इसका वक्त खत्म हो जाएगा और फिर पार्लिमानी कमेटी में मामला जाएगा। दूसरा, आमिर इलियास साहब, एक बिल्कुल। और सवाल मैं इसलिए करना चाहूंगा, बहुत से तजिया निगारों की ये राय है, क्योंकि डिलिमिटेशंस भी अब होनी है, कि निगरान वजीर आजम के चुनाव और उनकी शख्सियत से भी ये तय किया जाएगा कि निगरान हुकूमत की जो लाइफ है वो कितनी है। वैसे तो आइन में 90 डेज है, लेकिन चूंकि डिलिमिटेशंस और बहुत सी और भी थ्योरियां गर्दिश कर रही हैं, तो वो कहते हैं कि उनके चुनाव से भी पता चलेगा इलेक्शन कब होने हैं और किस वक्त होने हैं। आपको मैं बताऊं, मोहसिन नकवी साहब जब पंजाब के वजीर आला बने तो सबको पता था कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, जी। और हम इस बात पे पक्के थे और हमने हर दफा कहा कि ना 30 अप्रैल को हमने माना था, ना हमने 14 मई को माना था कि इलेक्शन होंगे। और अब उनका नाम भी है, मैं बात में मतलब कि वो भी लगे हुए हैं कि अगर मैं वजीर आला के तौर पे काम कर सकता हूं तो वजीर आजम के तौर पे क्यों नहीं कर सकता। और फिर वहां पे अगर वही नाम होंगे तो वो देखे ना, आज चीमा और सुखेरा साहब रह जाते हैं पीछे, या जी। फिर परवेज इलाही साहब से दोबारा जाके मुशावरत हो जाएगी कि जी क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन हम उस पे क्या साराइयों पे ही चल रहे हैं। अब आपने डीलिमिटेशन का पूछा तो बड़ी वाजह बात है कि इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 माह चाहिए, क्योंकि इसमें आईनी तरमीम दरकार है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूंसियों के नंबर बदलने हैं, कौमी असम्बली के भी और सूबों के अंदर भी। ठीक। ये सिर्फ होनी ये है कि जी गुजरांवाला में अगर हाफजाबाद साथ लगा हुआ है और उसके वोटर ज्यादा बढ़ गए हैं तो किस सूबे की किसी दूसरे जिले की सीट इधर शिफ्ट हो जाए या उधर शिफ्ट हो जाए। इसी तरह सिंध में है, बलूचिस्तान में है, ना तादाद कम होनी है ना ज्यादा होनी है, सिर्फ यूनियन काउंसिलें शिफ्ट हो सकती हैं, एक ठीक। जिले से दूसरे जिले में जा सकती है सूबाई असम्बली की सीट, कौमी असम्बली की सीट, लेकिन तादाद नहीं कमी बेशी हो सकती है। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपना काम शुरू कर चुका हुआ है। कल या परसों वो मीटिंग कर लेंगे और अनाउंस कर देंगे कि क्या वो डिलिमिटेशन में जा रहे हैं या 90 दिन में इलेक्शन में जा रहे हैं। ठीक। क्योंकि इन्होंने ये शोर इसीलिए किया था कि अगर सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार कभी होता, जिस तरह उन्होंने असम्बली तोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाए, तो वो इलेक्शन की तारीख ये बेशक 90 दिन के हिसाब से तोड़ते, तो उन्होंने 54 दिन का हिसाब लगा के 22 सितंबर की डेट दे देनी थी कि जिससे ये भाग रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ना हो इलेक्शन के वक्त, तो ठीक। जनाब वो सारी अहलियत और ना अहलियत के फैसले पहले हो जाने से बेशक इलेक्शन उनके जाने के 6 दिन बाद हो जाते हैं। सही। इसीलिए इन्होंने पहला मरहला वो किया कि सदर पाकिस्तान से इख्तियार वापस लिया, जो ओरिजिनल आइन में इख्तियार था वो इलेक्शन कमीशन को दिया, और दूसरे ये डिलिमिटेशंस के लिए मरदमशुमारी के नताइज को आखिरी दिनों में अनाउंस कर दिया, जो कि एक उनके पास आइनी काम था, ठीक। कानूनी काम था। आज हम और आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर इलेक्शन बिलफर्ज 25 फरवरी या 3 मार्च को नहीं होते और फिर जब एक दफा डिले और कई दफा डिले हो, तो फिर ये फैसला इनके लिए इनके गले पड़ने वाला हो जाएगा कि चांस रहेंगे कि जी आपने चूंकि खुद पांव पे जी। कुल्हाड़ी मारते हुए रास्ता दिया 4 महीने का, तो फिर क्या होगा, फिर हम उस पर बहस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सर, फिर मैं सलमान गनी साहब के पास जाऊंगा। सर, दी इंटरसेप्ट की स्टोरी आई है,
आमिर इलियास राणा साहब क्या कहेंगे सर? वो अमरीकी जो मुबैना मतन है साइफर का, वो उन्होंने छाप दिया है, उन्होंने अपलोड कर दिया है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई के स्पेशली रहनुमा बैरून मुल्क हैं, वो इस हवाले से कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उन सहाफ़ियों को स्पेशली, उनमें आपका भी नाम वैसे तो हमेशा ही लेते हैं पीटीआई वाले, वो कह रहे हैं कि अब आप बताएं, आप लोग कहते थे साइफर झूठ है। वैसे तो आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी इंटरव्यू में, कि आपकी भी मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा अगर हम लोग अमेरिका के ही कहने पर आए होते तो फिर रूस से सस्ता तेल हमें क्यों उस पर आमादा होता। इसकी टाइमिंग्स पे क्या कहेंगे सर, और इस स्टोरी का आना इस वक्त? देखिए मैं आपको बताऊं, बात सिंपल सी है कि किसी ने नहीं कहा साइफर झूठा है। कैसे कोई कह सकता है? ये इन्होंने झूठ बोले, इनके गले पड़ गए। क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने साइफर का वजूद तस्लीम नहीं किया, जो खान साहब ने शायद 28 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग रखी थी? क्या शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें साइफर को नहीं माना गया? माना गया। डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर की जो ब्रीफिंग हुई, उसमें भी माना गया कि साइफर है, और हमने उसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया। फिर वो इमरान खान साहब को बताया, फिर ये डिमार्च किया गया कि उसकी लैंग्वेज ऐसी थी कि डिप्लोमेटिकली अमेरिका को बताया जाए कि ये ठीक बात नहीं है, कि उस वक्त की हुकूमत के हवाले से जो आज मतन जिसको ये पीटीआई जारी कर रही है और नाम लिया जा रहा है कि जी मिलिट्री के लोगों ने किया, वो यही है ना कि हुसैन हक्कानी ने भी कहा कि भाई वो ये था कि हमें इस हुकूमत पे एतराज है कि ये इसके वजीर आजम वहां चले गए हैं रशिया। तो अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो हमें कोई मसला नहीं होगा, हम आने वाली हुकूमत से काम करेंगे। अब आप मुझे बताएं, क्या अमेरिका ने परसों बयान नहीं दिया जिस दिन खान साहब को सजा हुई है? उन्होंने कहा जी हमारा ये मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटरनल इशू है। अमेरिका वहीं खड़ा है। अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के साथ जिन लोगों ने मिलकर ये लाडला पाकिस्तान के ऊपर वजीर आजम डाला, वो आज नेशनल सिक्योरिटी को डिप्लोमेट्स हैं, वो 10 दफा सोचेंगे कि क्या हमें अपनी हुकूमत को सच बात भी लिखनी चाहिए कि इस तरीके से मजाक बनाया जाता है। जो इंटरनेशनली आप डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, उनको आपने तबाह किया। ये सच्चा है या झूठा है? ये इशू ये है कि जो मुबैना ऑडियो आई थी और जिसके ऊपर आजम खान का कुछ बयान हो चुका है, कुछ होगा, कि जिस पे कहा था कि आजम इस पे खेलेंगे, और उन्होंने, आजम साहब कह रहे हैं कि मैं इसके मिनट्स तैयार करूंगा, क्योंकि साइफर तो एक कोड का नाम है ना जिसको हम कहते हैं। वो साइफर डी कोड होके उसके पर्चे लहराएं, खाली लहराएं और कहें कि मुझसे गुम हो गया। तो ये सारी चीजें खान साहब के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और उसकी खौफनाक तरीन सजाएं कानून में मौजूद हैं, ये इनको भुगतनी होगी। ये नहीं है कि मैंने और आपने क्या कहा। भाई साइफर को किसने कहा था झूठ है? ठीक, झूठ इसको कहा गया कि आप कह रहे थे कि अमेरिका ने एक साजिश की है, और बताया गया कि उन्होंने ये बात कही है, और आज वो बात इन्हीं के जो लोग कह रहे हैं कि ये ठीक है, वो दूसरी बात निकल आई। क्योंकि साजिश का लफ्ज था जिसको इनकार किया गया कि वो उनकी एक तंबीह थी, आप यही कह लें उर्दू में, कि भाई ये मसाइल हैं कि आप कभी तो जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पहले थे उनके लिए आप पैसे खर्च करने चले गए। किसी हुकूमत पाकिस्तान ने कभी किसी सदारती उम्मीदवार की अमेरिका में नहीं की मदद। हमारी अपनी जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो कम्युनिटी है, वो किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करती है, चंदा देते हैं, वहां के लाज हैं। लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान पहली थी खान साहब की जो ट्रंप के साथ जाके खड़ी हो गई। तो फिर बाइडेन ने नाराज होना था, उन्होंने नहीं लिफ्ट कराई। तो इसमें गुस्सा किस पे उतार रहे हैं? जैसे आज तक उनका गुस्सा, पहले मीर जाफर सादिक थे, अमेरिका था, जनरल बाजवा थे, फिर मोहसिन नकवी हुए, और फिर दोबारा कहा कि ये साजिश अमेरिका ने नहीं की बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट हुई। मतलब अमेरिका हमसे इतना नीचे लग गया कि हम जो कहेंगे वो हमारे लिए कह देगा। कमाल है वैसे। आमिर सब आपका नुक्ता नजर आ गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस व्यूअर्स। आमिर इलियास राणा साहब गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ नुकात पर मबनी। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे में बताएंगे तो वी स्ट्रेट गो टू सलमान गनी साहब। उनका तजिया लेंगे कि मौजूदा हालात इस वक्त जो हैं, इनमें वे फॉरवर्ड क्या है और हमें किस किस्म की सियासी तर्ज अमल की ज़रूरत है, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, द्वारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। हम हमेशा एक दौड़ में लगे रहते हैं, एक दूसरे को हराने की दौड़ में। जबकि अगर हम चाहें तो कुछ देर रुक कर, हालात को समझ कर साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये वक्त एक दूसरे से जीतने का नहीं, ये वक्त मुत्तहिद होकर हर उस जुल्म के ज़ाब्ते को तोड़ने का है जो हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली में रुकावट है। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, और वो है काम, काम और सिर्फ काम। काम अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल के लिए,
काम माशी इस्तेहकाम के लिए, काम पाकिस्तान को फिर से एक मजबूत ताकत बनाने के लिए, क्योंकि हमने घर को जलाना नहीं बनाना है। हमने बहैसियत कौम इस मुल्क को मुख्तलिफ अदवार में देखा। हम जानते हैं हमें इसे कैसे बचाना है। हर नई बीमारी और हर नई तकलीफ हमें बैठकर देखना नहीं, सिर्फ आवाज नहीं उठानी, बल्कि आगे बढ़ना और अमल करना। आवाज उठाने वाले बहुत मिलेंगे, हमें साथ निभाना है। पाकिस्तान को बनाने के लिए पाकिस्तान को समझने की जरूरत है, और हमसे बेहतर, आपसे बेहतर पाकिस्तान को कोई नहीं समझ सकता। ये वतन हमारा है और हम हैं पासबां इसके। तो आओ सब्ज हिलाली परचम लहराकर अपनी आजादी का शुक्र बजा लाएं। क्योंकि आजादी है तो सब कुछ है। झंडा लहराओ, आजादी का जश्न मनाओ। सलमान गनी साहब, सर माजरत आपके पास जरा देर से आ रहा हूं, बताइएगा सर आपकी इस हवाले से क्या राय है, जरा उसी से स्टार्ट कर लेते हैं जिस पे वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, जो दी इंटरसेप्ट की स्टोरी सामने आई है। आमिर इलियास राना साहब ने तो पर्सपेक्टिव एक दे दिया और उन्होंने कहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि वैसे भी ये कोडेड लैंग्वेज में आता है और इसकी कॉपी जो है वो दी नहीं जा सकती प्राइम मिनिस्टर को, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आज़म खान उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब से जब कहा कि वो कॉपी, तो उन्होंने कहा वो उनसे कहीं इधर उधर हो गई है। अब इसका अचानक मुबैना मतन का वहाँ पर आ जाना, क्या कहेंगे सलमान गनी साहब इस हवाले से? शुक्रिया अनवार साहब। अनवार साहब, साइफर के मौजूदगी के हवाले से तो दो आरा नहीं है। ठीक। और जैसे आमिर कह रहे थे कि इससे पहले कौमी सलामती कमेटी में खुद पार्लियामेंट के अंदर खुद हुकूमती सतह पर इसमें कोई दो आरा नहीं कि साइफर मौजूद था। और जहाँ तक कि आपने ये बात की कि ये इशू क्यों बने, मेरे ख्याल में ये इस वक्त टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त इस साइफर को मुबैना तौर पर सामने लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत तारी करना है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह खुद एक्स प्राइम मिनिस्टर ने इसको बड़ा इशू बनाने की कोशिश की थी और बाद में वो अपने सारे मौक़िफ़ की नफ़ी करते नजर आए। उन्होंने बाद में ये कहा कि जो मैंने लहराया था वो साइफर नहीं था। और फिर जिस ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, वो बात उन्होंने अपने सेक्रेटरी जनरल असद उमर से की थी और ये कहा था कि हमें अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमें इस पे खेलना है। लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि उन्होंने कौम से खेलना है, कौमी मफादात से खेलना है या पाकिस्तान के रियासती इदारों से खेलना है। दरअसल वो एक झुंझलाहट और बुखलाहट से दो चार थे। बात यह कि ये साइफर एक खालिस्तन सफारती अमल का नाम है और इसे जिस तरह से इशू बनाने की कोशिश की, दरअसल पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उसमें ख़राब हुए, ये हमें मान लेना चाहिए। ये अच्छी बात है कि बाद में नई हुकूमत जो बस इक़्तिदार आई, उन्होंने अपने सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए कुछ इक़दामात भी किए, कुछ वजाहतें भी की और कुछ अमेरिका की तरफ से वजाहतें भी आई। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे पहले कभी ऐसी सूरत तारी करने की कोशिश नहीं की गई। और ये बात जैसे आमिर कह रहा था कि एक शख्स जिसे पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया और जब एक खालिस्तान आईनी अमल के नतीजे में वो इक़्तिदार से बाहर हुए तो वो बुखलाहट से दो चार हो गए।
अब भी जो बात आपने कहा कि जी उनके पीटीआई के सपोर्टर्स ये कह रहे हैं, मेरा ख्याल पीटीआई के सपोर्टर्स को तो अपनी लीडरशिप के बारे में बोलना चाहिए, इसलिए कि पहले वो जिस साइफर की बात कर रहे थे बाद में उसकी तरदीद करते नजर आए। उन्होंने कहा जो उन्होंने लहराया था वो साइफर नहीं था, और बाद में ये भी कहते नजर आए कि वो जो अमेरिका के खिलाफ वो बात कर रहे थे वो दुरुस्त नहीं थी, इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ थे। देखिए बात यह कि ये दरअसल पाकिस्तान के अंदर एक कंफ्यूजन फैलाने और पाकिस्तान के रियासती इदारों को मुर्दे इल्जाम ठहराने की कोशिश है। मैं समझता हूं कि आज वो सूरत पाकिस्तान के अंदर तारी नहीं रही और एक ऐसे इशू को इशू बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूजन तारी हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज अपना मौकफ वाजे कर दिया है, मेरा ख्याल हमें इससे ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं। आपने ठीक है, इसको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अब सलमान गनी साहब ये बताइएगा, कौमी असम्बली तहलील होगी 15वीं, अब निगरान वज़ीर आज़म बनना है और उसके लिए मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं, जिसके बाद डीलिमिटेशंस भी होनी है, उसके बाद इंतखाबात होने हैं। किस तरह देख रहे हैं इन तमाम मराहिल को? आप समझते हैं कि जो सियासी जमातें हैं, कल हमने गुफ्तगू भी की जब कौमी असम्बली का अलविदाई इजलास था, उनका यही कहना और मानना था कि इलेक्शंस होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, और कम से कम वक्त डीलिमिटेशंस में लगे। अहमद बिलाल महबूब साहब को हमने एक शो में लिया था, उन्होंने कहा था कि चूंकि इस जो मर्दमशुमारी से सूबों की सीटों में कमी नहीं आई है, लिहाजा इतना वक्त दरकार नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो कब तक हो जाएंगे, यानी कि 90 दिन के अंदर हो पाएंगे, या जैसे आमिर इलियास राणा साहब कहते हैं कि 4 माह लगते हैं, तो इसका मतलब मामला तो फिर जनवरी फरवरी तक तूल पकड़ सकता है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखिए अनवार साहब, आपके 2 क्वेश्चन हैं। एक तो निगरान प्राइम मिनिस्टर के हवाले से है, वो मुशावरती अमल शुरू है और आज के मुशावरती अमल में किसी उम्मीदवार पर इत्तफाक राय हो पाया या नहीं, कतई नज़र इस बात पे इत्तफाक राय ज़रूर हुआ है कायदे ऐवान का और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का कि इसके बाद हमारे मुंह से उस वक्त तक उम्मीदवार का नाम नहीं निकलना चाहिए जब तक इत्तफाक राय से उम्मीदवार सामने ना आ जाए। अब बात यह कि पाकिस्तान के अंदर निगरान वज़ीर आज़म बड़ा इशू क्यों बना? देखें, जब आपने कानून साजी की और कानून साजी के अंदर आप निगरान प्राइम मिनिस्टर को कुछ इख्तियारात दे रहे हैं, साथ हमारा IMF के साथ एक मुआहदा हुआ, मुआशी सूरत हाल दिगरगूं थी, आगे बढ़ने की बात हो रही थी, पाकिस्तान ने आगे कैसे चलना है, इन सारे मामलात में निगरान प्राइम मिनिस्टर की अहमियत और हैसियत बढ़ी है। माजी के अंदर जस्टिस नासिरुल मुल्क, मीर हज़ार खान खोसू, मोइन कुरैशी, कभी ऐसा इशू नहीं था बना। अब चूंकि ये 2 चीज़ें इसमें बड़ी वाज़ेह है, एक तो ये निगरान हुकूमत रवायती नहीं होगी, ये सिर्फ इंतखाबात के लिए नहीं आ रही, और दूसरी ये निगरान हुकूमत इसके पास कुछ इख्तियारात भी होंगे। और इख्तियारात क्या होंगे? देखें, मुआशी सूरत हाल के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइवेटाइजेशन का अमल, जिस पे हर हुकूमत आने वाली अपोजिशन कहती है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन जब वो मसनद इक़्तिदार पे पहुंचते हैं तो वो ये कर नहीं पाते। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो भी निगरान प्राइम मिनिस्टर आएगा वो मुआशी पस मंज़र का हमल होगा, उसकी एक आलमी अदारों के साथ भी एक अच्छी PR होगी। अच्छा। और जहाँ तक ये कि होगा कौन, देखें, अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत पे नज़र दौड़ाए तो इसमें बड़े फैसलों का इख्तियार नवाज शरीफ साहब को होता है, और जो लोग नवाज शरीफ साहब को जानते हैं, मुझे याद पड़ता है, आपको भी याद होगा कि माजी के अंदर 2 प्रेसिडेंट बनने थे जो इख्तियार नवाज शरीफ साहब के पास था, और पाकिस्तान का कोई जर्नलिस्ट क्लेम नहीं कर सकता कि उनके नाम से पहले उन्होंने वो नाम दिया हो। वो डार्क हॉर्स थे, एक जस्टिस रफीक तारड़ थे और उसके बाद ममनून हुसैन थे, दोनों नाम उससे पहले मीडिया के अंदर नहीं आए थे। इस वक्त पैदा हुई है। इसमें देखे आसिफ जरदारी साहब का पंजाब के चीफ मिनिस्टर के हवाले से और सिंध के, मैं अब भी समझता हूं कि जो भी शख्स होगा वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से होगा और वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल होगा। अगर आप और पूछते हैं तो मैं अभी तक भी इसहाक डार साहब के नाम को खारिज इम्कान नहीं समझता। ओके, आपने कहा इसहाक डार साहब को अभी भी आप रूल आउट नहीं करे। वसीम अब्बासी साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफी हैं। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनवर साहब। अच्छा वसीम अब्बासी साहब, आज आप लोगों के ने भी वी न्यूज़ ने भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया, आप सलमान गनी साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं वो अभी भी रूल आउट नहीं कर रहे सेनेटर इसहाक डार साहब को, कीपिंग इन व्यू नवाज शरीफ साहब की फैसला साजी जो डिसीजन मेकिंग का ट्रेंड है। आप लोगों की आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, आप लोगों ने इंटरव्यू किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ आपने माइंड रीड कर पाए
कि किन खतूत पे सोच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि आज उनकी मुलाकात भी हुई है राजा रियाज साहब से? जी बिल्कुल, आज हमारा इंटरव्यू हुआ वी न्यूज की तरफ से और उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए, साइफर के हवाले से भी वजाहत दी, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से हमने उनसे सवाल किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन जिस तरह सलमान गनी साहब ने आपको बताया कि वो बहुत ही टाइट लिप थे। वो कह रहे थे कि ये सबके सामने एक दफा आ जाएगा, लेकिन अभी मैं किसी सूरत नहीं बताऊंगा। और जाहिर है उसमें मुशावरत के अमल में जाहिर है दोनों अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, और साथ साथ जैसा कि सलमान गनी साहब ने कहा कि जो पावर है जो सारी सेंटर करती है PMLN में, वो नवाज शरीफ के अराउंड होती है और नवाज शरीफ साहब ही फैसला करते हैं। तो इस वक्त जो फैसला होगा नवाज शरीफ साहब होंगे और रावलपिंडी के दरमियान मुफाहमत से और बातचीत के जरिए होगा। और वो जिस तरह के शायद हकान अब्बासी साहब का नाम किसी को इतना ज्यादा नहीं पता था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब का जो अभी माइंड है वो रीड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बात इन्होंने की है कि साग डार साहब को रूल आउट नहीं किया जा सकता, मैं इनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो जो पावर्स दी गई है निगरान हुकूमत को अभी तरमीमों के जरिए, वो पावर जाहिर है किसी ऐसे बंदे को लाने के लिए की गई है जो कि एतमाद का बंदा हो और साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट भी हो और पॉलिटिशियन भी हो। तो चूंकि इलेक्शन डिले हो रहे हैं, आपको पता ही है, डिलिमिटेशंस की वजह से, सेंसस की वजह से, तो अब एक लंबे अरसे के लिए निगरान हुकूमत में आना है, चाहे वो 6 महीने हों या 4 महीने हों या उससे भी ज्यादा हों, तो जरूरी है कि बंदा ऐसा हो जो काबिल एतमाद भी हो, जो सियासी कुव्वतों को भी कबूल हो और इस्टेब्लिशमेंट को भी कबूल हो। तो इसलिए शायद थोड़ा सा डिले आ रहा है। और आज हमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आज मेरी मुलाकात होनी है राजा रियाज साहब से, और हम अभी तक हमने बात ही नहीं की। हमने कहा कि भाई इतना डिले क्यों हो रहा है, ये तो कल ही मुशावरत हो जानी चाहिए थी। तो उनका कहना था कि ये इस प्रोसेस को समझा सही नहीं जा रहा, जब तक के असम्बलीज होती हैं, जब तक मुशावरत का अमल शुरू भी नहीं होता। तो बेसिकली हमें लग रहा था कि वो अभी 4-5 दिन कम से कम स्टे उनका इधर ही है और मुशावरत के अमल को थोड़ा सा जी, वो तो आपसे कबल जो है आपने वसीम सही कहा। आमिर इलियास राना साहब भी कह रहे थे कि उनके पास खबर यही है कि 14 अगस्त तक जो है वो गालिबन ये फैसला पाएगा। बारकैफ इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सेनेटर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने, बहुत ही मोतबर नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। जनरल साहब माशाल्लाह लुकिंग वेरी ग्रेसफुल। सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वसीम अब्बासी साहब भी हैं। इससे पहले हम आमिर इलियास राना साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। सर 15-16 माह का इक़्तिदार था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत, जाहिर बात है PMLN उसकी लीड पार्टनर थी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त भी मौजूद हैं और आपके पास कलीदी वजारतें भी थी। एक तो 16 माह के सफ़र और हुकूमत को आप किस तरह बयान करेंगे, और जब अब आप लोगों ने दोबारा अवाम में जाना है तो क्या हाईलाइट्स होंगी, अवाम को क्या बताएंगे कि इन 16 माह में आप लोगों ने किन अहम इश्यूज पे डिलीवर कर पाए अवाम के हवाले से? देखिए, एक तो जो साथी हैं इनको मेरा सलाम दे दें। वालेकुम अस्सलाम जी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब ये PDM की हुकूमत आई तो मैं अब ये अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। हमारे हैंडीकैप्स थे। नंबर 1, नवाज शरीफ साहब पार्टी की क़यादत नहीं कर रहे थे और बाहर थे। नंबर 2, जो हुकूमत बनी वो मुस्लिम लीग नून की नहीं थी। अगर मियाँ साहब के बगैर भी शहबाज शरीफ साहब होते और PMLN की हुकूमत होती तो हमारी मजबूरियां कम थी। नंबर 3 जो हमारा हैंडीकैप था वो ये था कि डाउनवर्ड स्लाइड थी इकोनॉमी की, और लगानी और फिर उसको हरा देना मुश्किल था। नंबर 4 ये था कि पिछली हुकूमत ने IMF से जो मुआहदे किए हुए थे उनसे हम डेविएट नहीं कर सकते थे एज ए स्टेट। और ये करने के बाद जो 5वां हैंडीकैप था वो ये था कि सारे जो हमारे मेहरबान दोस्त थे उनसे ताल्लुकों की तलखी थी। ऑनेस्टली मैं बड़ी सिंसियरिटी से ये बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन देखें सऊदी अरेबिया, UAE के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका को का रिजीम चेंज, इवन यूरोपियन यूनियन का खत लेके हम लहराते रहे और सब कुछ करते रहे। तो उसकी वजह से इस हैंडीकैप में मैं तो सलूट करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, उनकी जो कायदाना सलाहियतें, लोगों को जोड़ के रखना, अदारों को साथ रखना, इन सारी पार्टियों को इकट्ठा करके 15 महीने गुजारे हैं। दरमियान में 100 चीजें हुई होंगी, बर्तन भी इकट्ठा तो आवाज खटक जाता है, लेकिन आई एम श्योर कि उन्होंने ये किया। अभी उनकी कामयाबी क्या थी? IMF को मुआहदा, ऑफ कोर्स IMF के लिए बड़ी उन्होंने एफर्ट की। नंबर 2, डिप्लोमेटिक लेवल पे रिपेयर किए सारों से ताल्लुकात, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अभी भी ऑफर कर रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म में हम आपके साथ रहेंगे। इसी तरह आपने देखा इकोनॉमी को सहारा दिया, नेशनल यूनिटी के ऊपर बात की,
ये भी नेशनल यूनिटी की एक मिसाल है ना कि सारी पार्टियों को इकट्ठा किया। वो पार्टियां जिनके अपना अपना नुक्ता नजर है, जो हमारे खिलाफ लड़ती रही हैं, और आइंदा हमारा जो नैरेटिव होना चाहिए या जो होगा वो यही होगा कि लोगों की इंटेलिजेंस को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। उनको पता है पाकिस्तान की क्या हालत थी, किस सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत मिली इस गवर्नमेंट को, और फिर मुस्लिम लीग नून ने प्राइम मिनिस्टर तो अवेलेबल किया एक, और वो प्राइम मिनिस्टर जो कि आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डायनामिक और काम करने वाला बंदा है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ भी उन्होंने पंजाब के अंदर भी और आगे पीछे। तो लोग तो मैं अभी पिछले महीने चाइना में था, एंड बिलीव मी वहां भी वो कहते थे शाहबाज स्पीड इज रिक्वायर्ड। तो सी पैक आगे चलेगा, ताल्लुकात बेहतर होंगे, और यही इखलास और लोगों को मिल के आगे चलाने वाली बात है। हमने वो बातें नहीं की हमारी हुकूमत ने कि इंक्वायरी स्टेज पे लोगों को पकड़ो, हर किसी को पकड़ के अंदर कर दो। हमने ये कहा था कि जब तक बंदा कन्विक्ट नहीं होता या अदालत नहीं कहती उस वक्त तक कुछ नहीं हो, और वो होगा। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि देखिए तहरीक इंसाफ के लीडर बिहाइंड बार्स हैं, वी फील अल्लाह ताला करे उनको जस्टिस मिले, और अदालतों को जस्टिस देना चाहिए, उनकी अपील हो, मेरिट के ऊपर देखा जाए। ये जो पोलराइजेशन इवन मीडिया में आई है ये भी दुखदेह थी, बट हमारी हुकूमत ने अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज शरीफ इसको बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल किया। तो मेरे ख्याल में आप हम नुकता उठाएं सर, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, हमारे साथ रहिए, हम दोबारा लौटते हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे कि अब जो है वो चूंकि हम इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, इलेक्शन फेज़ में जा रहे हैं, क्योंकि कौमी असम्बली तलील हो गई है, उस हवाले से क्या बयानिया होगा मुख्तलिफ सियासी जमातों का। चूँकि जनरल कयूम साहब हैं इसलिए इनसे PMN का पूछ रहे हैं। हमारे साथ सलमान गनीम, वसीम अब्बासी साहब भी मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। द वेरी टैलेंटेड कपल सुनीता मार्शल एंड हसन अहमद पूरी टेरेस सजाते हैं। लगाओ एक लगन अपने मुल्क से। आई एम लविंग द कलर कोऑर्डिनेशन। तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। कैरेक्टर कितना अच्छा है। सारी वीडियोस आपने अपने फोन से बनाई। देवसाई से कोई घंटा पहले शिवसार लेके। खूबसूरत जगह है, हमें भी जाना चाहिए। आए हमारे साथ 14 अगस्त मनाएं। ऑन स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 विद माय बेस्ट फ्रेंड आसिम यार टिवाना। Only on PTV होम। सितारों का जहां। वेलकम बैक। सलमान गनी साहब, सर यही सवाल जो मैंने जनरल कयूम साहब से किया था आपसे करूंगा। सर आप आवाम की पल्स को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं, आप क्या समझते हैं जो PDM की हुकूमत के 16 माह थे उसमें आवाम को ज़्यादा सहूलत मिली बनिस्बत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.25 साल थे? ज़ाहिर बात है लोग इन 5 सालों का मवाजना करेंगे जब आवाम वोट डालने के लिए जाएंगे। वैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है और जनरल कयूम साहब की जमात के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने तो कौमी असम्बली के हवाले से कोई अच्छे अल्फाज में इसको याद नहीं किया, वो भी इसके मेंबर थे, और उनकी जो अलविदाई स्पीच थी वो तो काफ़ी हार्ट हिटिंग थी। सलमान गनी साहब। अनवर साहब, जनरल साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और वो दुरुस्त कह रहे थे कि बैरूनी महाज पर शहबाज शरीफ साहब ने डिलीवर किया। इसमें कोई दो आरा नहीं कि सी पैक के हवाले से जो कुछ माजी के अंदर उस पर असरअंदाज होने की कोशिशें और काविशें की गई थी उनको ना सिर्फ बहाल किया बल्कि उसके रफ्तार को तेज़ किया। लेकिन आपने मेरे से सवाल किया कि अवाम की स्पिरिट, देखें ये हुकूमत से जब बरसे इक़्तिदार आई थी तो अनवर साहब मैं आपको याद करवाता चलूँ 3 लॉन्ग मार्च किए थे 3 पार्टीज़ ने महंगाई के हवाले से। लेकिन इस हवाले से तो मेरा ख्याल दो आरा नहीं कि महंगाई के रुझान के सद्देबात की बजाय महंगाई में इजाफा हुआ है
और हुकूमतें सिर्फ बैरूनी महाज पे डिलीवर नहीं करती, अंदरूनी महाज पे भी करना होता है। और शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने एक अहलियत दी थी कि वो ना मुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैकरे हमदो सना से थोड़ा सा गिला भी सुन ले कि बात यह कि वो पाकिस्तान के अवाम को उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए। महंगाई के रुझान ने लोगों को परेशान किया है, और जो जमहूरियत जमहूर को डिलीवर ना कर पाए तो फिर नए सवालात खड़े होते हैं। और आज यही वजह है कि आप या मैं यही ना माने कि मर्दमशुमारी की वजह से इंतखाबात डिले हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस इंतखाबात का बुखार तमाम पोलिटिकल पार्टीज पे सवार है, बमै तहरीक इंसाफ पे। इसलिए कि पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज का बड़ा केस मौजूद नहीं है। पोलिटिकल पार्टीज या जमहूरियत होती है मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम और लोगों की जिंदगियों में इत्मीनान लेके आती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के जो हमारे दोस्त मुमालिक थे उनसे तल्लुकात खराब किए गए थे, वो तल्लुकात की बहाली दुरुस्त है। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की अशराफिया के हवाले से बड़ा जोर दिया था कि ये लोड उन्हें उठाना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने लोड अशराफिया ने नहीं उठाया, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने उठाया है। और एक बात मैं आखिरी अनवार साहब जरूर कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब लाहौर में और मुख्तलिफ जलसों में शहबाज शरीफ साहब को मुखातब करके कहा करते थे कि हुकूमतें देने के लिए होती है, लेने के लिए नहीं। मैं समझता हूं कि जो जमहूरियत अवाम को डिलीवर न कर पाए उस दौर के सियासतदानों को सोचना जरूर चाहिए। ओके, बड़ा हम नुकात उठाए जज साहब, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन वसीम अब्बासी साहब की भी इनपुट ले लूं। वसीम साहब, जब आप लोगों का जो इंटरव्यू हुआ था तो इस डिलीवरी के पॉइंट पर भी सवालात हुए कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की लेड है, वो जब आवाम में जाएंगे तो उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस चार्ट लेकर जाएंगे। जाहिर बात है उस हवाले से वोट इन और वोट आउट किया जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई का मामला, अब तो वो अटक जेल में है और उनके खिलाफ मुकदमात भी हैं। अब साइफर के हवाले से भी मैं आज सुन रहा था, राना सनाउल्लाह साहब जो साबिक वजीर दाखिला हैं वो कहते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। इलेक्शन में कैसे क्या बयानिया होगा पीएमएलएन का और जो उनके कोलिशन पार्टनर्स रहे? जी अनवार साहब, बिल्कुल, ये तो आपको पता है कि ये बहुत ही जरूरी तरीन सवाल है और यही सवाल इस वक्त हर शख्स शहबाज शरीफ साहब से पूछ रहा है। और यही शायद वजह है कि अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने अपने 16 माह के सूदो ज़िया का जायजा पेश किया है और अपनी कार्रवाई का। तो उसमें उन्होंने जो कारकर्दगी बताई है वो एक IMF से कर्जे की वसूली है, फॉरेन महाज पे कामयाबी है, जो ताल्लुकात बेहतरी हुई है थोड़ी, और उसके अलावा उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जिक्र किया है कि हम वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे। यानी कि वो अपनी तई जो बयानियां लेके जाएंगे शायद वो यही होगा कि हमने कोशिश की, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की, सियासत की कुर्बानी देकर एक रियासत को बचाया है और फॉरेन ताल्लुकात को बेहतर किया है। जाहिर है उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके दौर में सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात को खराब किया गया, जो कि बहुत ही बरादर मुल्क है। लेकिन मैं भी एग्री करता हूं सलमान गनी साहब से कि मैंने एक आर्टिकल भी आज लिखा है कि 16 माह में उन्होंने क्या खोया क्या पाया, तो उसमें हमने लिस्ट भी दी है जो जरूर रोजमर्रा अशिया हैं, उनमें आटा, चीनी, दाल, चावल, किसी चीज में भी आप देखें 50% 40 से लेके 50% तक इंक्रीज हुआ है, पेट्रोल, डॉलर, हर चीज में। तो लोग, आम लोगों को ये बयानियां बेचना बहुत मुश्किल होगा कि हमने फॉरेन महाज पे कामयाबी हासिल की है या फिर IMF से कर्ज लेने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आम आदमी या परेशान है कि उसकी दाल रोटी नहीं चल रही, उसका घर का गुजारा कैसे होगा, उसको कैसे ये कवर करेंगे, मुझे नहीं समझ आती। सिवाय एक बात के जो कि इनके लिए एक राह होगी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे पाकिस्तान, उनको लेके ये मैदान में आएंगे, ज़ाहिर इलेक्शन कैंपेन करेंगे और बताएंगे कि उनके दौर में 2017 से पहले बहुत तरक्की थी और खुशहाली थी और महंगाई भी कम थी। तो अब अगर इनका दौर आया तो बेहतरी आएगी। जनरल साहब, सर आपने सुन लिया, दो राय आपके सामने आ गई है। बैरूनी महाज पे तो ठीक है, आप लोगों ने उन्होंने कहा, सलमान गनी साहब ने भी कहा और वसीम बदामी साहब ने भी, लेकिन इंटरनल सिचुएशन भी बहुत मैटर करती है। स्पेशली जो एक कॉमन मैन की जो प्लाइट है वो ये सवाल करेगा कि आर वी बेटर ऑफ टुडे एज कंपेयर टू व्हाट वी वर इन 2018? देखिए, सलमान गनी साहब का और मेरे दूसरे भाई वसीम अब्बासी, सॉरी मैंने वसीम बदामी शायद कह दिया था, आई स्टैंड करेक्टेड। वसीम अब्बासी साहब का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अगर मुझे आप पहली उसमें मौके पे एक आध मिनट और देते तो मैं फिर शायद इस तरफ आ जाता। लेकिन मैं आपको ये बताऊं ना कि देखिए, एक तो पब्लिक की ऑब्वियसली हालत बड़ी खराब हुई है, आपके महंगाई की वजह से भी, इन्फ्लेशन जो थी, फिर आपकी एक्सचेंज रेट की वजह से, फिर आपकी बहुत सी लोड शेडिंग भी होती रही, तेल नहीं था उसकी वजह से, नाट की कैपेसिटी नहीं थी, ये चीजें हर्ट तो की हैं।
लेकिन जो स्टेट्समैन होता है ना, वो दूर की सोचता है। वही कहते हैं ना कि आप लोगों के फूड प्रोग्राम बनाने की बजाय फूड प्रोग्राम मैनेजर बनाता है, लेकिन हंगर को इरेडिकेट लीडर करता है। तो आपको दूरस्थ वादे। देखिए, आपने जो ये IMF से करके तो बाकी मुल्कों से पैसा लिया, तो ये आपने अपनी एक दूरस्थ बात अपने तौर पे की। आपने CPEC को किया खड़ा, तो CPEC को खड़ा करके आपने आगे अल्लाह के करम से उससे हमें फायदा होगा, तो इन दी लॉन्ग रन हुकूमत पाकिस्तान को फायदा होगा। आपने एग्रीकल्चर को अहमियत दी, एंड आई ऑनेस्टली फील कि ओनली वन पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का एक एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर, जिसका इन्होंने पूरी बहसियत कौम, उसमें आर्मी की लीडरशिप भी शामिल थी, वो माइनिंग का जो इनिशिएटिव है, जो IT की बात है, ये नेट कैश और शॉर्ट पीरियड में एग्रीकल्चर की, तो आपकी एक फसल एक साल में 1-2 फसलें हम लेते हैं, 3 चाइनीज 4 फसलें लेते हैं। अगर वो मॉडर्न सोसाइटी हो जाएगी तो उससे बेटर होगा। इसके अलावा मैं ऐड करूं कि अगर आप टूरिज्म को प्रमोट करें, अगर आप ओवरसीज में अपने जहां कतर इधर उधर लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो करें, तो ये चीजें आएंगी। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी जो है अपने तौर पे की है, जो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगा। बट आई क्वाइट एग्री, हमारे सलमान गनी साहब तो जो है वो इन फर्द नहीं, वो तो इंस्टीट्यूशन है, एंड आई कीप बेनिफिटिंग फ्रॉम हिज व्यूज, और वो बड़ी खरी खरी बातें और सच्ची कहते हैं। और हमें भी बिल्कुल, वी आर नॉट मिसिंग एनी वर्ड्स। आज लोगों की हालत जो है वो खराब है, इसलिए कि उसका दाल चीनी आटे का मसला है। लेकिन जब पिछली हुकूमत ने टेक ओवर किया था तो उस वक्त का भी देखें, और जब उन्होंने हैंड ओवर किया था तो उस वक्त की सिचुएशन भी देखें। विद द पैसेज ऑफ टाइम, बैनुल अक़वामी सिचुएशन, इंटरनेशनल रिसेशन, फ्यूल की प्राइसेस, आपके यूक्रेन की वार का मसला, आपके ऊपर सैंक्शंस, आप देखिए ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, तो ये थानेदारी है ना दुनिया की कि आपकी आर्म ट्विस्टिंग के आप नहीं कर, इतने अरसे से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे गैस के, हमारे एनर्जी के मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये चीजें जब आप एरेना में आके बैठते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि क्या है। तो अभी भी आप इंटरम गवर्नमेंट के अंदर चुन के कोई ऐसा बंदा ही लाना चाहिए जो विजनरी हो। सिर्फ ऑनेस्टी इज नॉट इनफ, विद ऑनेस्टी उसका एक्सपीरियंस, डायनामिज्म। अव्वल तो इंटरम गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मैंने अगले दिन भी कहा कि 200 मुल्क है तो 5 मुल्कों के अंदर ये है। लेकिन जब आप लाएं तो अगर आप जज को बिठा दें तो जज के डोमेन सिर्फ कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट सुन के फैसला देना होता है। ये ग्रास रूट लेवल की अंडरस्टैंडिंग जो गवर्नेंस की है वो एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट को भी नहीं होती, अनलेस उसका एक्सपोजर बहुत बड़ा हो। इट इज नॉट ओनली डोमेस्टिक, इट इज रीजनल, इट इज बैनुल अक़वामी। और कौमों की तारीख में घंटे और दिन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं होता कि अभी ये इंटरम है तो अभी किसको पता था यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा रूस और क्या सिचुएशन बनेगी। कई सिचुएशनें डेवलप हो जाती हैं, अर्थक्वेक आता है, बहुत सी चीजें होती है, बैनुल अक़वामी हालात चेंज होते हैं। तो आपको सोच के एक बंदा हो, बेशक पॉलिटिकल हो, और वो अपनी पार्टी से मेंबरशिप सस्पेंड करे फॉर दैट ड्यूरेशन, और ओथ ले कुरान के ऊपर कि मैं बिल्कुल सब पार्टियां बराबर होंगी। आपका तजर्बा है, मैं मुइन कुरैशी साहब के साथ मिलिट्री सेक्रेटरी था, वो टेक्नोक्रेट थे, लेकिन दोनों पार्टियां नाराज थी। हालांकि दोनों राजी होकर उनको बुलाया, उन्होंने आके जब वो डिफॉल्टर्स की लिस्ट जाके सेनेट में दे दी कि ये तो अरबों रुपए के देने हैं तो वापस नहीं, सारे उनके साथ नाराज हो गए। बाकी पॉलिटिकल लीडर आते रहे, उनसे भी कुछ नहीं। गुलाम मुस्तफा जतोई साहब थे, बलक शेर मजारी साहब थे, और महराज खालिद साहब थे, और बहुत से सोमरो साहब थे वगैरह वगैरह। तो आई थिंक दे मस्ट सी, और इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। और मेरे ख्याल में बेस्ट चॉइस तो एक इकोनॉमिस्ट भी हो और विजनरी भी हो, और उसके लिए इनके पास कमी नहीं है जो लोग हों। और फिर कैबिनेट बनाते हुए भी ऐसे ना करें जैसे पहले 85 लोग रखे हुए थे, वो भी हमारा एक नेगेटिव पॉइंट था ना। और उसके अंदर मजबूरी ये थी कि कोलिशन गवर्नमेंट है, और हर गवर्नमेंट हर पार्टी अपने वो मानती है। ये तो हमारे सिस्टम की इनबिल्ट खराबियां, ब्लैकमेलिंग जो है, इसको भी खत्म होना चाहिए। सलमान गनी साहब, सर इलेक्शनियरिंग आप कब देख रहे हैं? जो मोमेंटम बनता है इलेक्शनियरिंग का वो टुवर्ड्स द एंड इख्तिसार से बताइएगा। आप और वसीम अब्बासी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि सियासी जमातें किस तरफ इलेक्शन मोड में जाएंगी? और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल को आप किस तरह देख रहे हैं? सलमान साहब, वसीम अब्बासी साहब, विद देयर चेयरमैन इन जेल। देखें, एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनरल साहब ने जो मेरे बारे में कहा कि अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक दे।
और एक बात मैं और ज़रूरी तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिशियन होता है, मैं एक पॉलिटिशियन की मिसाल जनरल साहब आपको देना चाह रहा हूँ कि पंजाब के एक चीफ मिनिस्टर होते थे नवाज शरीफ साहब, उनके एक वालिद मोहतरम थे मियाँ मोहम्मद शरीफ। मुझे ये बात नवाज शरीफ साहब ने उस ज़माने में बताई थी कि मेरे वालिद ने मुझे कहा है कि कभी किचन की 7 चीज़ें महंगी ना होने देना, तुम्हारी सियासत मुतासर नहीं होगी। बात यह कि जनरल साहब, आप और अनवार साहब, आपके लिए भी कि आपके घर भी चूंकि जुलाई का बिल आया होगा और आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आपके जज्बात क्या होंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि जो जमहूरियत डिलीवर करती नजर ना आती हो वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं ला सकती। जहां तक आपने इलेक्शन की बात की है, मैं बड़ी वाज़ेह बात करने वाला आदमी हूं। अभी आबर अलियास राणा साहब बात कर रहे थे, मैं वो आदमी हूं जिसने पहले रोज कहा, आज से कोई 20 दिन पहले अपने प्रोग्राम में कहा था कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन फरवरी मार्च में होंगे, सेनेट के इलेक्शन से पहले। और इसीलिए आप देखें कि निगरान हुकूमत पे इतनी ज्यादा कशिश क्यों है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना बंदा लाने के लिए कोशिश क्यों है? इसलिए कि आज का निगरान रवायती निगरान नहीं होगा, बाख्तियार निगरान होगा। और मैं जनरल साहब की राय से इत्तेफाक करता हूं कि निगरान जो होना चाहिए वो सिर्फ निगरान होना चाहिए और निगरानों पे आपका प्रेशर होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के मसाइल का सियासी हल बिलाखिर पॉलिटिशियंस ने निकालना है। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था। 2017 का पाकिस्तान 24वीं बड़ी मईशत था, आज 47वें नंबर पे खड़ा है। डॉलर कहाँ था, बिजली की कीमत क्या थी, और ये एजाज नवाज शरीफ को था, रिकॉर्ड पे है कि जब उसे पता चला कि बिजली आवाम की पहुंच से बाहर हो रही है तो रिकॉर्ड की बात है कि वो बिजली की कीमतें नीचे लेके आए थे। तो मैं समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान की अशराफिया पे लोड नहीं डालेंगे। और अनवार साहब, एक बात मैं आपको और बता दूं, आखिरी बात सलमान भाई, गैस और पेट्रोलियम की कीमतें सिर्फ उन्हें नहीं चुभ रही जिनको ये फ्री मिल रही है। ओके सर, आपको फ्री मिल रही है। सलमान भाई, वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है, आपने बड़ा आंकड़ा दिया। वसीम भाई साहब 30 सेकंड सर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? लास्ट वर्ड। मैं समझता हूं कि अभी जी अनवार साहब, अभी मैं समझता हूं इलेक्शन का कोई वो माहौल नहीं है, बल्कि बता दिया पार्टी लीडरशिप ने, अपने जो वर्कर्स हैं या जो एमएनएस के कैंडिडेट हैं कि अभी इलेक्शन की तैयारी फिलहाल मौखर करें। मतलब इस तरह की कैंपेनिंग वैसे तो आपको पता है इलेक्शन मोड में 1 साल से हैं और लोगों से मिल जुल रहे हैं, लेकिन अभी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, जाहिर है फरवरी मार्च तक मुझे भी। ओके चलो, वक्त खत्म हुआ जा रहा है। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं, सलमान गनी साहब, वसीम अब्बासी साहब, आमिर इलियास राना साहब। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत से अहम मसाइल हैं और पाकिस्तान जैसे हमेशा हम कहते हैं क्रॉस रोड्स पर है। अब देखना यह है कि, और दुआ यही है कि एक ऐसा रास्ता चुना जाए जो हमें बेहतरी और तामीरी सियासत और बेहतर मईशत की तरफ लेकर जाए, ताकि पाकिस्तान के जो लोग हैं इस डेमोक्रेसी से मुस्तफीद हो सके। डिलीवरिंग डेमोक्रेसी हमें चाहिए, दैट इज़ द टेक अवे। कल तक, बल्कि अगले हफ्ते तक के लिए एक रवानी में मैं कह गया हूँ, मंडे तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की बड़ा टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।